हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कल के बाद से शुरू हो रहा है, यानी 18 दिसंबर से, और आज 16 दिसंबर हो चुका है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पूरे पेपर का हल आसान भाषा में देखने वाले हैं, जो कि पेपर से एक दिन पहले जैसे जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सवाल पूछेंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे 70 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसे आपके पेपर में स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के ओपन होंगे, तो सेम उसी तरह सारे सवाल को देखेंगे। फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग के ओपन होंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के ओपन होंगे, और लास्ट में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के ओपन होने वाले हैं। तो इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चनों का, जो कि 100 नंबर का पेपर होने वाले हैं। लेकिन इस क्लास में हम लोग पेपर से एक दिन पहले ही पूरे 70 नंबर का पेपर को डिस्कस करेंगे। इस क्लास से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो छपेंगे। लगभग 10 से 15 तो सवाल ऐसे होंगे जो कि जो सवाल रहेगा वही ऑप्शन भी आपको मिलेंगे इस क्लास से। तो अपने पेपर से पहले, अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को जरूर देख कर जाइएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। प्लस इस क्लास से ये भी आपको चेक करने का मौका मिलेगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कैसे और किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। ओके, क्योंकि एक एक प्रश्न तराशा हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जैसे सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। तो अपने पेपर से पहले इस पेपर को आपको जरूर लगा कर जाना है। ओके, और लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है। तो इसलिए अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कन्फर्म कराइएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताइए, कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। तो बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? बताइए, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की थी? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा प्रदान की थी। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 24 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? बताइए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 24 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का पोजीशन 96वां नंबर का था, यानी 96 नंबर का था। तो इस सवाल का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? कौन सा शासक था जो कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था? तो वो बिंदुसार था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो टोटल 72 प्रमुख राग हैं। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? तो भारत का इस्पात शहर किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से फेमस है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से नाम से फेमस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1849 में की गई थी। तो 9वें का 20 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है?
तो अनुच्छेद 351 देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो वर्तमान में जो चौरी चौरा है ये किस राज्य में स्थित है? तो इस टाइम उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि आपसे पूछेगा किस शहर में है या किस जिले में है, तो गोरखपुर में है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? जनवरी 2025 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया? नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया था? तो मैरी होबे को किया गया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 तीसरे के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 तीसरे के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल दिलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग में रूप में मान्यता दी? तो किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग में मान्यता दी थी? तो 97वां संशोधन अधिनियम ने। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 18। विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? विलंबित और द्रुत ये किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? तो ये ख्याल के दो प्रकार हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना है? तो साथियों, जैसा कि आपके पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन जो GK, GS, करंट अफेयर और साइंस के आएंगे, उनमें से लगभग 4 से 6 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाएंगे और कम से कम 4 से 5 सवाल साइंस के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से तो 10 नंबर के आपके करंट अफेयर और साइंस के रहने वाले हैं। ओके, तो करंट अफेयर के भी सवाल देखना है, साइंस के भी सवाल देखना है। ओके, तो 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना है? तो NAVLC को परिवर्धित करना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता? UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता था? तो माधव गॉडगिल ने जीता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। किस ड्रामा को वर्ष 2025 पुलित्जर पुरस्कार मिला? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। किस ड्रामा को वर्ष 2025 पुलित्जर पुरस्कार मिला था? तो पर्पज को मिला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? तो हैवलॉक द्वीप का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना था? अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर NDB का सदस्य कब बना था? तो मई 2025 में बना था।
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले थे? तो मेहरगढ़ में मिले थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25। अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने भारत के किस शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी? अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA ने भारत के किस शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी थी? तो नोएडा शहर को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? तो कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? तो कथक की जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। नारकोंडम द्वीप यानी नारकोंडम आइलैंड ये कहाँ स्थित है? तो नारकोंडम जो द्वीप है ये अंडमान सागर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? अमरावती स्तूप का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो सातवाहन के शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1957 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो इन जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1957 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था ये 1957 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका 1899 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा 1899 में हुआ था, जो कि 1900 में शायद समाप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिमी से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? तो केवल एक बार कह सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड $99.2 बिलियन हो गया? तो 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड $99.2 बिलियन हो गया? तो किस देश के साथ हुआ? तो चीन देश के साथ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध हैं? तो 29 मद सूचीबद्ध हैं। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो पाल, गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1861 में पारित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसने ओपन 2025 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। किसने ओपन 2025 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो करीम एल टॉर्की ने जीता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37।
आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइंस मुद्रास्फीति दर क्या है, यानी कितने प्रतिशत का है? तो ध्यान दीजिएगा 4.2% का है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को किया गया था। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया? एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किस निकाय की सलाह पर करते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? मौर्य साम्राज्य के दौरान जो प्रदेश त्री शब्द है ये किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए किया जाता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो सुशीर वाद्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था? अगस्त 2024 में किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी को किया गया था, जो कि वर्तमान में देश की राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? तो गोवा राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की गृह में अध्यक्ष बने थे? फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की गृह में अध्यक्ष कौन बने थे? तो तुहिन कांत पांडे बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 यानी कोप 16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ? बताइए, कोप 16 फरवरी 2025 में किस देश में संपन्न हुआ था? तो इटली देश में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा यानी विदिशा के अभियान से जुड़ा था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में विदिशा के अभियान से जुड़ा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जुड़ा था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर क्लियर करिएगा, प्लस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के किस समूह तक फैला हुआ है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। भारत में एमएसएमई मंत्रालय ये किस तारीख को एमएसएमई दिवस मनाता है? तो भारत में जो एमएसएमई मंत्रालय है ये किस डेट को एमएसएमई दिवस मनाता है? तो 27 जून को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। किसके अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ यानी फीटस बन जाता है? किसके अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ यानी फीटस बन जाता है? तो भ्रूण के अंगों में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 52। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी बी किरण के कारण होता है? मानव में कौन सा रोग सूर्य के आने से यूवी बी किरण के कारण बनता है? तो पार्किंसन रोग बनता है। बी ऑप्शन पार्किंसन रोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित हो जाता है? तो स्त्री केसर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है, फिर दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश क्या है? बताइए। तो Q बराबर W/V हो जाएगा। Q आपका कितना दिया है? 60 दिया है, 60 जूल दिया है। और आपका वोल्ट कितना दिया है? 20 दिया है, यानी 20 दिया 60, यानी जो आपका दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाले बिंदु आवेश कितने हो जाएंगे? 3 जूल के बराबर हो जाएंगे। 3 आपके कुलाम के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज है भाई, चार्ज की यूनिट कुलाम होती है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ से रीजनिंग के सवाल को हल करिए। एक निश्चित गुड़ भाषा में गुड मॉर्निंग ऑल को CX FG ZQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट को ZQ NRVK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में ऑल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए, आप सोचिए समझिए। तो आप सभी से केवल सिंगल ऑल पूछा है। जब सिंगल ऑल पूछता है तो आप दोनों में कॉमन चेक करिए, जैसे कि गुड मॉर्निंग ऑल, इसमें भी ऑल है, और उसके बाद ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट, इसमें भी ऑल है, यानी दोनों में तो ऑल हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि जब दोनों में ऑल कॉमन दिखाई दे रहा है तो इनके कोड में भी कोई ना कोई इसी तरह कॉमन हमें मिल जाएगा। जैसे देखिए, पहला कोड CX FG ZQ है, दूसरे का कोड ZQ NRVK है। तो देखिए ZQ इसमें भी है, ZQ इसमें भी है, यानी ऑल का कोड क्या हो जाएगा? ZQ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप सभी से इस तरह का सवाल दे, सिंगल पूछे, तो पहले आपको कॉमन चेक करना है। यदि आपको कॉमन मिल गया तो समझिए इनके कोड में भी कोई ना कोई आपको कॉमन मिल ही जाएगा। तो जिस तरह से ऑल दोनों में हमें मिला था, उसी प्रकार इनके कोड में ZQ भी हमें कॉमन मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZQ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 57 नंबर का। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। यदि संख्या 26, 45, 78, 3 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा? जैसे यहाँ पे आप सभी से संख्या दी है 2, 6, 4, 5, 7, 8, 3। सवाल क्या बोला है कि जितने भी विषम अंक है उसमें 2 जोड़ना है, और सम अंक जितना है उनमें से 1 घटा देना है। यानी सम अंक में से घटा देना है, पहले सम अंक में से घटाएंगे, और जितने भी विषम अंक है उनमें 2 जोड़ना है। तो 5 भाई एक विषम अंक है तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे। 7 भी एक विषम अंक है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। 8 एक आप सम अंक है तो इसमें से घटा देंगे। 3 एक विषम अंक है तो इसमें 2 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमें नई संख्या को बनाना है। चलिए इसको हल करते हैं। 2 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा, 6 में से घटाएंगे 5, 4 में से घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जोड़ देंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में से घटाएंगे 7, 3 में 2 जोड़ देंगे 5। तो इस प्रकार हमारा नई संख्या बन चुका है। सवाल क्या पूछा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई? 9 है।
और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा, तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है भाई, 1 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 1 और 9 का योग कितना होगा, 10 हो जाएगा, जो कि सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से लगभग 1 सवाल से 2 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे इसी टाइप का। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 58। एक निश्चित कूट भाषा में पेड़ को 35-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आर्क को 24-58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एक ले कूट क्या होगा, बताइए। जैसे यहाँ सवाल में क्या दिया है, PAID पैड है, इसके लिए 4 अलग अलग कोड किया है, जिसे 3, 5, 1, 7। उसी प्रकार आर्क दिया है ARCS, 4 अक्षर है, तो इसके लिए भी 4 अलग कोड किया है। पूछा लेकिन भाई ए ही हमसे, यानी सिंगल पूछा है, तो दोनों में कॉमन चेक कर लिए। जैसे देखिए पेड में ए है और आर्क में भी ए है, इनका मतलब कि इन दोनों में ए कॉमन मिला, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो कि कॉमन मिल दिखाई दे रहा होगा। देखिए 5 इधर है, 5 इधर है, यानी पेड में भी 5 है और आर्क में भी 5 है, यानी ए का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 34, 46, 58, 70, क्वेश्चन मार्क 94, 106। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की क्या है, नंबरों का श्रृंखला है भाई, बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें जुड़ रहा है। देखिए 24, 46, 58, 70 क्वेश्चन मार्क है। बताइए तो देखिए 34 से 46 यानी +12 किया, 46 से 58 इसमें भी +12 किया, 58 से 70 इसमें भी +12 किया, यानी हम इसमें 70 में +12 कर सकते हैं, क्योंकि 12 12 का देखिए आपका लॉजिक लग रहा है। 70 और 12 कितना होगा, 70 10 80 2 82, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा आंसर मिलेगा वो ऑप्शन भी 82 मिलेगा। उसी प्रकार 82 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 94, जो कि देखिए प्रश्न में दिया है, और 94 में 12 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, जो कि प्रश्न में दे रखा है। यानी ये हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक है, +12 का। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 60। कम से कम 2 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। PQRS TU और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठ रहे हैं, यानी 7 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज है, उनके केंद्र की ओर अभिमुख, अभिमुख का मतलब हो रहा है कि एक दूसरे की तरफ देखकर बैठ रहे हैं। तो जैसे एक गोल मेज है, इसमें 7 लोग को हमें बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग को बैठाना है। जैसे देखिए सवाल, U जो है वो टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी टी के ठीक दाएं पड़ोस में U बैठा है, तो टी को यहाँ बैठा देंगे, तो इसके ठीक राइट साइड में U यहाँ बैठ जाएगा। ओके, दूसरा लाइन देखिए, U के बाएं से गिनने पर U और V के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। U के बाएं से यानी U के लेफ्ट से, U यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो इसके बाएं से गिनने पर U और V के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो भाई V को हम जब यहाँ बैठाएंगे तभी तो देखिए 3 लोग बैठेंगे, U के बाएं से गिनने पर U और V के बीच। ठीक, यदि राइट साइड से देखेंगे तो केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन बाएं से देखना है, यानी इधर से सवाल दिया है करने को। ओके, तो एक लाइन ये भी कंप्लीट हो गया। T और R के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, T यहाँ पे बैठा है, तो R के बीच 3 लोग बैठाना है, तो R को भाई यहाँ बैठा दीजिए। देखिए इनके बीच 3 लोग बैठ जाएंगे। ठीक, ये भी लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए Q जो है वो P के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी P के ठीक दाएं पड़ोस में Q बैठा है। P को कहाँ बैठाया जाए, P को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो इसके ठीक राइट साइड में Q को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, एक बॉक्स खाली है, यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, PQR यस नहीं बैठा, तो यस यहाँ बैठा दीजिए। तो 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं भाई गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर। तो सवाल देखिए क्या पूछा है, T के बाएं से गिनने पर T और P के बीच कितने लोग बैठे हैं, यानी P के बाएं से गिनने पर P कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, तो इसके लेफ्ट से गिनने पर T और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए इधर 4 लोग बैठे हैं, एक V बैठा है, एक R बैठा है, एक यस बैठा है, एक U, वो भी बाएं से भाई, लेफ्ट से, राइट से नहीं। राइट से यदि पूछता तो केवल क्यों बैठा है, ध्यान दीजिएगा।
सवाल बोला कि पी के बाएं से गिनने पर, लास्ट लाइन देखिए, पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो पी यहाँ है, टी यहाँ है, तो इनके लेफ्ट साइड से कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति बैठे हैं। एक भी है, एक आर है, एक यस है, एक यू है, यानी 4 लोग बैठे हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओके, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दी गई अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आप सभी से एक नंबर दिया है, प्रतीक दिया है और कुछ अक्षर दे रखा है, तो आपको इन्हीं का संदर्भ लेना है और जो सवाल पूछा उसका राइट आंसर देना है। जैसे देखिए सवाल क्या पूछा, मेन इसमें सवाल क्या पूछा है, दाएं गिने। देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है, यानी हमें भाई वो प्रतीक देखना है। एग्जाम्पल जैसे कोई हैशटैग प्रतीक है, ठीक, तो इस प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी कोई संख्या मान लीजिए 4 है और उसके ठीक बाद एक अन्य प्रतीक, कोई मान लीजिए परसेंटेज है। तो इस तरह के लॉजिक पे आपको वो प्रतीक देखना है। कितने ऐसे प्रतीक हैं जिन प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक आपका कोई और प्रतीक होना चाहिए। चलिए देखते हैं भाई ऐसा कौन सा प्रतीक हमें मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे हैशटैग है, स्टार्टिंग में इसके पहले एक संख्या है लेकिन उसके बाद एक नंबर दे रखा है, तो ये होगा नहीं भाई। फिर देखिए स्टार वाला, ये दूसरा देखिए हमें मिल गया है भाई, क्योंकि देखिए स्टार के पहले एक कोई संख्या है और उसके बाद एक डॉलर का साइन है, ये वाला, यानी एक ऐसे तो हमें प्रतीक मिल गया, ठीक। दूसरा देखिए, और दूसरा कहां पर है, ऐसा कौन सा प्रतीक है, ये प्रतीक है यहां पर देखिए एंड वाला, ये भी हमें मिल चुका भाई, क्योंकि देखिए एंड है, इसके पहले एक संख्या 2 है और बाद में एक परसेंटेज प्रतीक है, यानी दूसरा ऐसा हमें मिल गया, ठीक। तीसरा देखिए एक परसेंटेज है, इसके पहले एक एंड, ये नहीं होगा। फिर देखिए डॉलर, डॉलर के पहले एक परसेंटेज का प्रतीक है, नहीं भाई, हमें वो प्रतीक देखना है जिसके पहले एक संख्या होना चाहिए, रॉन्ग। फिर ये देखिए एंड वाला, इसके पहले एक 7 संख्या है लेकिन उसके बाद भी एक संख्या हो गया, नहीं भाई ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए स्टार है, स्टार के पहले एक संख्या 3 है लेकिन बाद में फिर एक संख्या दे रखा है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे @ है, इसके पहले एक संख्या 6 लेकिन उसके बाद भी एक संख्या 8 दिया है, यानी ऐसे 2 प्रतीक केवल हैं भाई जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक और प्रतीक है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आप सभी को। चलिए अगला सवाल को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 62, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में से 3 किसी न किसी निश्चित तरीके से ग्रुप बना रहे, यानी कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा, कोई ना सेम पैटर्न होगा। 3 सेम पैटर्न पे होंगे लेकिन एक अलग पैटर्न पे होगा, वही अलग पैटर्न का बताना है। बताइए। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है एन टी का रिलेशन जेके से बनाया है। जैसे एन होता है 14, टी होता है 20, जे होता है 10, के होता है 11। 14 से 10 -4, 20 से 11 -9। इसमें तो -4 -9 का लॉजिक है पहले ऑप्शन में। दूसरा लॉजिक चेक करते हैं, एन क्यू, इसका रिलेशन एम पी से। जैसे एन होता है 14, एम होता है 13, क्यू होता है 17, पी होता है 16। देखिए -1 इसमें, -1 इसमें, ठीक। अब ऑप्शन सी चेक करिए, एफ आई, उसके बाद ई एच। आई होता 9, एफ होता 6, ई होता 5, यानी -1 इसमें, एच होता 8, इसमें -1, यानी इसमें भी -1 का रिलेशन। ऑप्शन डी चेक करिए, जे एम, इसका रिलेशन आई एल, एम होता 13, एल होता 12, इसमें -1, जे होता 10, आई होता 9, -1। यानी भाई पहला ऑप्शन कुछ अलग लग रहा था क्योंकि इसमें -4 और -9 का रिलेशन लगा था, लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी में भाई -1 का लॉजिक लग रहा है। इसका मतलब कि पहला ही ऑप्शन इस ग्रुप से बिल्कुल अलग है भाई, क्योंकि इसमें -4 और -9 का रिलेशन लग रहा है और इन सभी में -1 का रिलेशन लगा है। अब तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि इस सवाल का ऑप्शन है क्यों अलग है भाई। ओके, तो इस तरह से आप सभी को सवाल को सॉल्व करना है अपने पेपर में। कोई भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? DKR, HOV, LSZ, PWD क्वेश्चन मार्क। बताइए। तो सातों इस तरह का जब सवाल है अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सभी को ना हर एक अक्षर का पहला अक्षर उठाना है। जैसे DKR का पहला अक्षर D उठाइए, HOV का पहला अक्षर H उठाइए, LSZ का पहला अक्षर L उठाइए, फिर PWD का पहला अक्षर P, इनका कोड करिए। जैसे D4, H8, L12, P16। देखिए इसमें +4 का लॉजिक है। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। तो इसी प्रकार 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 पे कौन अच्छा रहेगा? T आएगा। यानी जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ऑप्शन मिलेगा वो T से मिलेगा। या तो भाई हमारा ऑप्शन B होगा या तो ऑप्शन D हो जाएगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन T से शुरू किए हैं ऑप्शन। जब दूसरा अक्षर को हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, या तो A आएगा दूसरा या तो H आ जाएगा। इसी प्रकार चलिए तो दूसरे अक्षर को चेक करते हैं। इसमें K है दूसरा अक्षर, इसमें O है, इसमें S है और इसमें W है। तो इनका कोड करिए। जैसे K 11, O 15, S 19, W 23। तो देखिए इसमें +4, इसमें भी +4, सेम लॉजिक है भाई +4 का। तो 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 पर कौन आता है? A आता है। आप जानते हैं A से लेकर Z तक आपका सभी मूल अक्षर होते हैं A, लेकिन हम लोग जैसे 27 बढ़ते हैं वो A से शुरुआत हो जाता है। तो इसमें 23 में 4 जोड़ने पर 27, 27 पे A आता है, यानी TA हो जाएगा भाई। तो B ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। एक इस तरह का भी लॉजिक आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाला 5 संख्याओं पर आधारित है। जैसे 3 अंक ना 5 तो संख्या दी गई है, जैसे 993, 281, 995, 257, 599। सवाल इसमें क्या पूछा है? देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है भाई? 993 है, यही है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? सबसे छोटी संख्या कौन सा भाई? तो 257 है, ठीक यही है। तो इसमें देखिए सवाल क्या पूछा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन है? 3 है। इसको सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, यानी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक 2 है, इनको जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा भाई? क्या आएगा भाई? बताइए भाई। 1 सेकेंड, इसमें तो सबसे बड़ी संख्या है 995 है ना भाई, 995, और सबसे छोटी संख्या आपका 257 है। सवाल देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यानी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक 5 है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा है, यानी 2, 257 का पहला अंक कौन है भाई? 2 है। तो इनको परिणाम करने पे कितना आएगा? 7 आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही सवाल पूछा था कि जो सबसे बड़ी संख्या उसके तीसरे अंक को, जो सबसे छोटी संख्या उसके पहले अंक को जोड़कर कितना आपका आंसर आ रहा है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या 995, तो इसका तीसरा अंक 5 है, और सबसे छोटी संख्या 257 है, इसका पहला अंक 2 है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। परिणाम इसका रिजल्ट क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। भाई मान के चलो 3 सवाल आपके पेपर में आएगा ये। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। चलिए हल करते हैं भाई। देखिए 45 भाग है तो गुणा में बदल दीजिए 13, माइनस है तो प्लस में बदलना है माइनस को, 286 गुणा है तो भाग में बदल दीजिए 2, प्लस है तो माइनस में बदल दीजिए। ये हमारा समीकरण बन चुका है। इसमें हम बॉर्डर स्कीम लगा सकते हैं, है ना भाई। तो 13 गुणे 45 कितना होगा? 13 पचे 65 का 5 6, 13 चौका 52 6 58, यानी 585 इधर हो जाएगा। 45 गुणे 13 करने पर प्लस 2 का भाग 286 में देंगे तो कितना आएगा? 14 दूना 28, 2 23 6, यानी 143, माइनस 68 इधर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़िए, माइनस 68 को माइनस कर दीजिए। देखिए 3 और 5 8, 8 4 12 के 2 1, 5 1 6 7, 728 माइनस 68। हल करिए कितना आएगा? 8 8 0, 72 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 66, यानी 660। इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 66।
एक और सवाल भाई, जैसे डी ई एफ जी एच और के एक गोलाकार मेज की परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बताइए दोस्त, क्या आएगा इस सवाल का राइट आंसर? जैसे गोलाकार मेज है भाई, एक गोलाकार मेज है, एक यहाँ पे गोलाकार मेज है, ठीक। 7 लोग को, जैसे 2 2 4 2 6 7, 7 लोग को बैठाना है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। सवाल देखिए क्या पूछा है। आई जो है वो यच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यच के बाएं से तीसरे स्थान पर आई बैठा है। तो मान के चलिए यच को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो इसका बाएं साइड कौन है भाई? इधर होगा बाएं साइड, तीसरा स्थान पे आई बैठाना है। तो दोस्त मेरे आई को यहाँ बैठा देंगे, ठीक। अब देखिए दूसरा लाइन, ई जो है ना वो जी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, जी के बाएं से दूसरे स्थान पे ई बैठा है। तो मान के चलिए, और डी और ई के बीच केवल यच बैठा है, ठीक। डी और ई के बीच केवल यच बैठा है। देखिए तीसरा लाइन, अभी जो हमने दूसरा लाइन पढ़ा है, जो ई जी के बाएं दूसरे स्थान बैठे, उसको छोड़ते हैं, पहले इसको देखिए। डी और ई के बीच केवल यच बैठा है, तो भाई डी को यहाँ बैठा देंगे, ई को यहाँ बैठा देंगे, तभी तो देखिए डी और ई के बीच केवल यच बैठेगा, ठीक। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा लाइन देखिए, कि जो है वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी आई जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा ना, इसका पड़ोसी के नहीं होना चाहिए। यानी भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप अंदाजा लगाएंगे तो आई का निकटतम पड़ोसी भाई के नहीं है। तो फिर देखिए अब जो हमने लाइन छोड़ा था उसको कंप्लीट किया जाए। ई जो है ना वो जी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, तो भाई जी को हम कहाँ बैठा देंगे? जी को यदि हम, एक सेकंड भाई यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक। 2 2 4 2 6 7 लोग को बैठा है, ठीक। जी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, जी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, जी को भाई यहाँ बैठाएंगे ई। एक सेकंड, ये पूरा रॉन्ग हो रहा है भाई, फिर से हमें बैठाना पड़ेगा, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है भाई, कुछ दूसरा लॉजिक बैठा जाए। जैसे 7 लोग हैं ना, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 3 4 5 6 7। देखिए आई जो यच के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, तो भाई यच को जब हम यहाँ बैठाएंगे तो तीसरे स्थान पे आई यहाँ बैठेगा भाई। अब देखिए लाइन पूरा कंप्लीट हुआ है, यहीं से हमारा रॉन्ग हो रहा था, ठीक। फिर देखिए ई जो है ना वो जी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, तो इसको भी रहने देते हैं। डी और ई के बीच केवल यच बैठा है, तो डी को यहाँ बैठा देते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो साथी डी और ई के बीच केवल यच बैठ रहा है, ठीक। अब देखिए ठीक लग रहा है। फिर देखिए सवाल क्या बोला है कि जो है ना वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भाई आई का निकटतम पड़ोसी के नहीं होगा, यानी के भाई यहाँ बैठेगा, तभी तो भाई के यहाँ नहीं होगा, के ना यहाँ होगा, क्योंकि सवाल ऑलरेडी बोल दिया है कि आई का निकटतम पड़ोसी के नहीं होना चाहिए, यानी के को हम यहाँ बैठा देते हैं। फिर देखिए जो हमने छोड़ा था उसको पढ़ा जाए। ई जो है ना वो जी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, तो जी को यहाँ बैठा दीजिए भाई, तभी तो देखिए दूसरे स्थान पे ई बैठेगा, जी के बाएं से दूसरे स्थान पे ई, ठीक। ये भी लाइन कंप्लीट होगा। एक बॉक्स खाली हो रहा है, यहाँ पे कौन नहीं बैठा है? यफ नहीं बैठा, तो यफ को यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए सवाल क्या पूछा, यफ के बाएं से गिने पर ई और यफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? यफ ऑलरेडी यहाँ बैठा है भाई, यफ के राइट साइड में यानी इधर से यफ और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, एक डी बैठा है और एक एच बैठा है, यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सभी को सवाल को करना है भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें स्थान पर तथा नीचे से 13वें स्थान पे है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? इस तरह का सवाल दे तो आप सभी को सिंपल क्या करना है, देखिए नीचे से हो या शीर्ष से, आपको दोनों नंबर को जोड़ लेना है। 28 + 13 और -1 कम कर देना है। 28 × 41, 41 में से को कम करेंगे 40, यानी हितेश के कक्षा में कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी हैं, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सिंपल सा यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है पेपर में। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे आधार पर के क्यू आर एल का संबंध एक निश्चित तरीके से ओ डबल टी एम से है, उसी प्रकार यस डब्ल्यू बी एन का संबंध डब्ल्यू जेड एक्स ओ से है, तो उसी समान तर्क का अनुसरण करते हुए ए सी जेड पी का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? चलिए जैसे कि के क्यू आर एल, इसका रिलेशन ओ
डबल टी एम से है। कौन सा लॉजिक इसमें लगा? जैसे K होता है 11, O होता है 15, तो +4, Q आपका 17, T20 +3 इसमें लॉजिक लगा है, R18, T20 +2 इसमें लगा है, L12, M13 +1 इसमें, यानी भाई +4 +3 +2 +1। इंड से आप यानी लास्ट से आप देखेंगे तो +1 +2 +3 +4 लगा है भाई। देखिए +1 +2 +3 +4। तो पूछा किसका है भाई? AC ZP, यानी +1 इसमें, +2 इसमें, +3 इसमें, +4 इसमें। E होता है 1, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 पे कौन अच्छा रहेगा? E आएगा। हमारा ऑप्शन E से मिलेगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन शुरू है? देखिए डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि और भी कोई ऑप्शन भाई आपका ई से शुरुआत नहीं किया है, केवल ऑप्शन डी ही शुरुआत किया आपका ई से। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त है। इस बार का रीजनिंग क्या हो सकता है कि नया सवाल आप सभी से पूछ दे। जैसे देखिए 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, इसी का रिलेशन आपको चेक करना है। सेम टू सेम यही रिलेशन आपको ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, यानी दूना इसमें हो रहा है भाई, इसमें दूना हो रहा है भाई। सेम यही लॉजिक हमें ऑप्शन में भी चेक करना है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि दूना से बना है। जैसे देखिए 5 से 10, 10 से 20, 20 का 40 होता है, देखिए यहाँ पे 30 है तो पहला ऑप्शन ही होगा। फिर दूसरा देखिए 8 से 16 होता है, लेकिन 10 दिया तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, यानी सी ऑप्शन। तो इस सवाल का सी ऑप्शन जो बनेगा आपका ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, बिल्कुल लॉजिक मैच कर गया भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए भाई। 70 नंबर इस सवाल का राइट आंसर बताइए। GN14 एक निश्चित तरीके से ER1 से संबंधित है, HP18 उसी तरीके से FT5 से संबंधित है, तो समान तर्क का पालन करते हुए TK4 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? जैसे पहला रिलेशन है GN14, इसका रिलेशन ER1 से है। जब नंबर और अक्षर साथ में दे तो सबसे पहले आपको प्रायिकता देना है नंबर को। जैसे 14 से 1 बना है, यानी इसमें -13 का लॉजिक लगा होगा भाई। जब हम 14 से 13 को कम करेंगे तभी तो 1 बनेगा। उसी प्रकार दूसरा भी नंबर को चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए HP18 जैसे FT5 से है, HP जो 18 है इसका रिलेशन FT5 से, तो कैसे होगा? इसमें भी -13 का लॉजिक लगा है। ठीक, अब देखिए साथी, जैसे यहाँ पे जो हमसे पूछा है TK4, तो इसमें तो हम भाई -13 करेंगे तो कितना है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सर जी, 13 से 4 घटाएंगे 9, लेकिन माइनस साइन किसका रहेगा? -9 का रहेगा, यानी देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा साथी। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी करना है अपने पेपर में। तो इस तरह से पेपर से पहले हम लोग पूरे 70 नंबर का पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो इस पेपर को आपको जरूर हल करके अपने पेपर में बैठना है, क्योंकि सेम टू सेम लॉजिक आपके पेपर में इसी तरह से पूछे जाएंगे। ओके, तो साथी आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी प्रकार का आपको डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो वो भी बताइएगा। और एक बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। ओके, तो साथी उम्मीद करूँगा आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और एग्ज़ाम सिटी सब कुछ चेक कर लिया होगा अच्छी तरीके से, आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है। और तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ से अपनी रिवीजन करिए। डेली लगातार क्लास आएगी जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता है। तो चलिए दोस्त, इस पेपर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए पेपर के साथ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना रिवीजन करते रहिए। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।